alaikum students of second year. Hope all of you are fine and enjoying your life and enjoying your study. आज हम बेटे बायो को फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. 12th तक चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर में इंक्लूड थे. नाउ वी आर कमिंग विद चैप्टर नंबर 13 एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ऑल अबाउट हाउ आवर बॉडी मेंटेन्स इट्स इंटरनल टेम्परेचर, हाउ आवर बॉडी मेंटेन इट्स इंटरनल मैकेनिज्म. ओवरऑल इसको हम होम्योस्टेसिस में काउंट करते हैं, जिसके आगे फर्दर ये मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. लेकिन चलिए हम डायरेक्ट बुक की तरफ आते हैं. जैसे जैसे हम इसको स्टडी करते हैं बुक से रिलेटेड, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी साथ साथ ही करवाती जाऊंगी और वही आपने इनको साथ साथ करते जाइएगा और इसको हम मज़ीद ब्रीफली बुक में ही स्टडी करेंगे. चलिए जी, आ जाते हैं बुक की तरफ. जिन स्टूडेंट्स के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. व्हाट्सएप के ग्रुप में उनको ऐड कर दिया जाएगा. हमारा ये जो चैप्टर है बेटे, ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ अबाउट होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है? वाइटल का मतलब क्या होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर ऐसे प्रोसेसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर हम लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते, दैट ऑल प्रोसेसेस आर कॉल्ड होम्योस्टेसिस. सो होम्योस्टेसिस इज अ वाइटल प्रोसेसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. देखें, एक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक होता है एक्सटर्नल. जैसे अभी देखिए गर्मी है, गर्मी के मौसम में क्या हुआ है कि बाहर का जो मौसम है वो हीट अप हो गया, गर्म हो गया. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारे जो अंदर की चीज़ें वो भी उबलना शुरू हो गई. जैसे अभी बाहर जो टेम्परेचर है 45 पे जा रहा है, 44 पे जा रहा है, लेकिन हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो जो है वो एक ही मेंटेन रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो अंदर भी 45 पे चला जाए. हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला गया तो अंदर के तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँ, वो मेल्ट हो जाए. इतना बॉडी इतना टेम्परेचर ज़्यादा हाई को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती. तो जितना हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, जितना हमारी बॉडी में लिक्विड्स का अमाउंट है और जितना भी हमारी बॉडी के बाकी मैकेनिज्म की क्वांटिटी है, उनको सेम उसी क्वांटिटी में रखना, उसको चेंज ना होने देना, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. की देखें, मेंटेन अ स्टेबल. इसमें जो मेन चीज़ें आपको 2 पॉइंट याद रखने बेटे, स्टेबल एनवायरनमेंट को आपने मेंटेन करना है, बेशक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जितना भी चेंज हो जाए. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब इस होम्योस्टेसिस की ये डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है पेपर में. होम्योस्टेसिस की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत से मैकेनिज्म हैं जो कि हमारी बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं. इनमें से 3 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी बेटे आपका शॉर्ट क्वेश्चन है. नंबर 1 इज़ थर्मो रेगुलेशन. थर्म इज़ हीट, यानी कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर या हीट को मेंटेन रखना. नंबर 2 ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन इज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाटर, कि जितना बॉडी को वाटर चाहिए उसको उसी लेवल पे मेंटेन करना, उससे ज़्यादा या कम नहीं होने देना. एंड नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटीरियल है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जिसको हम यूरिन के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज करते हैं, या फीसिस के ज़रिए, पखाने के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज करते हैं. इन सब को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन. अब ये देखिए बेटा, जो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, डेंजरस हैं. अगर ये हमारी बॉडी में ही रहेंगे ख़ास हद से ज़्यादा हमारी देर और इनकी वैल्यू ख़ास हद से ज़्यादा और ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएंगी. तो इसलिए उनको भी ख़ास हद तक बॉडी में हम मेंटेन रख सकते हैं. ज़्यादा हो जाए तो उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है. ये हमारे पास 3 मैकेनिज्म है और ये आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. अब आ जाएँ जी मेन की तरफ. अब ये होम्योस्टेसिस है कि हमने होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी ने मेंटेन करना है. अब बॉडी होम्योस्टेसिस किसके लिए मेंटेन करती है? 3 एलिमेंट्स के लिए. बेसिकली देयर आर 3 इसेंशियल एलिमेंट्स. यहाँ पे भी आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट आर दी बेसिक essential elements of the homeostasis. 3 हैं. नंबर 1 इज रिसेप्टर, नंबर 2 इज कंट्रोल सेंटर एंड द नंबर 3 इज इफेक्टर. इंट्रोडक्शन में आपका इसको यहीं पे दे देती हूँ, फिर हम इसको बुक से स्टडी करेंगे. नंबर 1 इज रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या होते हैं? आपके ऐसे तमाम ऑर्गन्स, आपके ऐसे तमाम टिश्यूज़, सेल्स या सब सेलुलर कंपोनेंट. मैंने कितनी चीज़ों के नाम लिए हैं? 4 के. ऑर्गन्स में हमारे पास क्या हो जाता है? स्किन आ जाती है. जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर जो हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन बेसिक जो है हमारे पास इसका रिसेप्टर में वो स्किन आ जाती है. इसके अलावा जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स का 5 सेंसेस है ना, तो उनके जो नोज़ हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, आइज़ हो गई, टंग हो गया, ये ऑर्गन्स है. तो
ऑर्गन्स, देन टिश्यूज, देन सेल, और सेल के अंदर वाले सब सेलुलर, ये 4 चीज़ें ये हमारे पास किस में होती हैं, रिसेप्टर में। कौन रिसेप्टर? वो चीज़ें हैं जो क्या होगा, एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाहर के माहौल में होने वाली तब्दीली को गेस्चर करते हैं, सेंस करते हैं। और इसके अलावा ये जो रिसेप्टर हैं इंटरनल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उनको डिटेक्ट करना, जैसे फीवर हो जाता है ना, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है, वो हमारी स्किन डिटेक्ट करती है कि स्किन का टेम्परेचर हार्गन हो गया। इसी तरह अगर कोई और डिजीज़ हो जाए, डायरिया हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए, तो वो भी हमारी बॉडी को पता चल जाता है, हमें वो पता चल जाता है कि अब हमारी बॉडी में ये गड़बड़ हुई है। तो रिसेप्टर क्या है, ऐसे बॉडी के ऐसे कोई भी एलिमेंट जो होने वाले चेंज को डिटेक्ट करें, उसका पता चलाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। उनको सेंसर्स भी कहते हैं। सो बुक पे आ जाए, ये डेफिनेशन है। रिसेप्टर और सेंसर्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, टिश्यूज भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं, और सब सेलुलर कंपोनेंट भी हो सकते हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, उनका पता लगाते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब पता लगाने से तो काम नहीं होगा, आगे क्या करना है, इन्होंने अपनी ये इन्फॉर्मेशन जो इनको पता चली है कि कहाँ पे खराबी हुई है, उसको किसको भेजना है, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर का नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी हम स्टडी करेंगे। सो ये सेंस ऑर्गन्स, नंबर 1 इनका फंक्शन क्या है कि होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करना, और नंबर 2 पे क्या है कि जो इनको पता चली इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना किसको, कंट्रोल सेंटर को। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी कौन कौन सी एग्जांपल है। एग्जांपल मैंने आपको सेंस ऑर्गन्स की दे दी हुई है, लेकिन फिर भी देखें। रिसेप्टर आर सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन डिटेक्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हो गया या एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा, उसको डिटेक्ट करेंगे। इसी तरह ये आपकी नंबर 1 एग्जांपल है। इसी तरह जैसे मैंने आपको ब्लड वेसल्स का बताया कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वो भी सारा इसके ज़रिए ब्लड की जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, उनके ज़रिए पता चलता है। तो ये 2 एग्जांपल हमारे पास देखें। अक्सर क्या होता है, कहते हैं जी कोई बंदा कह रहा हो ना मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, तो कहते हैं अच्छा लगता है इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। ऐसे ही है ना, वो क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है किसी भी पर्सन का, तो वो ब्लड वेसल्स पे उसका प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो सी होती है उनमें तनाव आ जाता है, सख्ती आ जाती है, और उसकी वजह से वो पेन फील होती है। सो 2 एग्जांपल्स हमने किए रिसेप्टर सेल्स की, एक हमारे पास स्किन है एंड द अदर वन इज ब्लड वेसल्स। सेकेंड नंबर पे हम आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर पे। अभी हमने देखा पिछले वाले टॉपिक में कि रिसेप्टर ने इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन लेके किसको भेज देनी, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, रिसेप्टर ने बताया कि यहाँ पे मसला आ रहा है, बॉडी के लिए ख़राबी क्रिएट कर रहा है, अब हम इसके मुताबिक क्या करें, हमें इस चीज़ को सेट करने के लिए क्या करना होगा। और हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है वो हमारे पास क्या है, ब्रेन। वैसे हमारे पास 3 कंट्रोल सेंटर होते हैं, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सो कंट्रोल सेंटर का बेसिकली काम क्या है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेना और उसके मुताबिक एक मैकेनिज्म, एक तरीकाकार तैयार करना कि इसको दोबारा नॉर्मल चीज़ पर, नॉर्मल जगह पर, नॉर्मल पॉइंट पर कैसे लेके आया जा सके। So कंट्रोल सेंटर की डेफिनेशन, द कंट्रोल सेंटर रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोसेस करना है, यानी कि उस पर एक काम करना है, वर्क करना है कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए। प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड, और जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ली, अब उसको पता चल गया जी ठीक है ये वाला मसला है तो इसको इस तरीके से ठीक करना है। अब ठीक करने वाले और लोग हैं और एलिमेंट्स है, वो कौन है जी, वो इफेक्टर है। अब रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ली, नंबर 1 इसका काम हो गया, इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से ले ली। नंबर 2 पे क्या किया, इसने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिया। और नंबर 3 पे क्या करेगा, अब उसका जो रिस्पॉन्स होगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, वो ये रिस्पॉन्स किसको भेजेंगे, इफेक्टर को। तो ये कंट्रोल सेंटर ये 3 काम करेगा। अब जब इसने मैसेज उसको भेज दिया कंट्रोल इफेक्टर को, इफेक्टर क्या होता है, अमल करने वाले नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। दिस मैसेजेस इंश्योर दैट द इंटरनल इन्वायरमेंट रिमेन्स विद इन अ नैरो रेंज ऑफ सेट पॉइंट, कि जो हमारा सेट पॉइंट है वो उसी के गिड मेंटेन रहे, उससे काम ज़्यादा ना हो, जितना बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए उतना ही रहे। इफेक्टर उसको यकीनी बनाएगा, जितना बीपी होना चाहिए उतना ही रहे, 90-120 तो 90-120 ही रहे, वो 100 और 150 पे ना जाए। सो दीज सेट पॉइंट जैसे बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 98 ही डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहना चाहिए। 100 या 101 या 102 पे जाएंगे तो टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाएगा और बॉडी के बहुत से आर्गन्स अल्लाह माफ़ करें काम करना छोड़ देते, जिसको हम फीवर की कंडीशन कहते हैं। सो इसी तरह अगर हम बीपी के, ब्लड प्रेशर के सेट पॉइंट की बात करें तो वो कितना होता है, 90 to 120।
सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक होते हैं। देयर सेट पॉइंट्स आर ऑप्टिमल फॉर बॉडी फंक्शन के, यही वाले पॉइंट मेंटेन होने चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल में हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है, ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर, उसके बाद हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होती है, और नंबर 3 पे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है जो सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस के 3 सेंटर है। रिसेप्टर का आपके पास सिंपल वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी दे सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल सेंटर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से आपसे MCQs पूछ सकते हैं, वो आपको रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर के एग्जांपल दे सकते हैं, और ऊपर आपका जो स्टेम क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि जी ये कंट्रोल सेंटर की एग्जांपल है या रिसेप्टर की है या इफेक्टर की है, व्हाट्स ऑन। सो ये हमारे पास बेटे कंट्रोल सेंटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्टर। इफेक्टर क्या होते हैं, हमारे पास वो मसल्स होते हैं या वो हार्मोन्स होते हैं कि जब उनको कंट्रोल सेंटर ने डिटेक्ट कर दिया कि ये मुझे मसला रिसीव हुआ था, इसका मैंने ये रिस्पॉन्स तैयार किया है कि इसको आप लोगों ने इस तरीके से सेट करना है, तो जो इफेक्टर क्या होंगे उनको उस तरह सेट करेंगे। मोस्टली हमारे पास मसल्स और हार्मोन्स वगैरह होते हैं। इफेक्टर आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड व्हेन दे रिसीव मैसेज फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, के कंट्रोल सेंटर से उन्होंने मैसेज रिसीव किया और अब उसके मुताबिक वो एक्ट करेंगे। इसके एग्जाम्पल हमारे पास कौन से आ जाते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स जिन्होंने हार्मोन निकालने हैं। 2 हैं जी, मसल्स और ग्लैंड्स। अगर हम मसल की बात करें, मसल्स के काम क्या होते हैं, मसल कौन से हैं, हमारी बॉडी में हैं, लेग्स पे हैं, और इसी तरह हमारे बाजुओं में है। ये या क्या करेंगे, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं। सो मसल्स क्या काम करते हैं, जो भी इनको उसने कंट्रोल सेंटर ने ऑर्डर दिया उसके मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि जो ग्लैंड है उन्होंने सिक्रीशंस या हार्मोन्स निकालने होते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से जो इफेक्टर हैं वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। इन दिस वे the response of the effector restore the internal environment to its set point। इस तरीके से हमारे पास एक पूरा जो हमारा सेट पॉइंट था वो दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। किस तरह से, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन दी कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने उसका इलाज तलाश किया और इलाज बता दिया इफेक्टर को, इफेक्टर ने उसको अप्लाई कर देना होता है। सो यहाँ पर अब हमारे पास एक पूरी होम्योस्टेसिस की एग्जाम्पल है। यहाँ पे बेटे आप क्वेश्चन लिखोगे, राइट डाउन an example of maintenance by homeostasis। होम्योस्टेसिस के ज़रिए कैसे बॉडी की मेंटेनेंस होती है उसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये आपके पास एंड पे एक ओवरऑल एग्जांपल दी है कि जैसे ये देखें, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर का ज़्यादा होना भी नुकसानदेह होता है और कम होना भी नुकसानदेह। कम होने पे बहुत से ऑर्गन, जैसे हमारे लीवर ऑर्गन होता है, हमारा स्टमक होता है, वो अपना काम करना छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ जी, बॉडी का टेम्परेचर एक सेट पॉइंट से कम हो गया, तो क्या होगा, जो स्किन में इफेक्टर मौजूद हैं जैसे कि मसल, वो क्या करते हैं, जिस्म हमारा कांपना शुरू हो जाता है। ऐसे ना जब जिस्म को हमारे ठंड फील होती है तो हमारा जिस्म क्या करता है, शिवरिंग करना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद हमें कपकपाहट महसूस होती है। कपकपाहट से क्या होते हैं, आपके सारे बॉडी के जो मसल्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। एनर्जी यूज़ करने की वजह से वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, और आपका जो बॉडी है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। इसी तरह एक तो वो शिवरिंग करना शुरू कर देती है बॉडी, और दूसरी क्या होती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो श्रिंक हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं। जब वो ब्लड वेसल्स तंग हो जाएंगी तो वहाँ से गुजरने के लिए, जब ब्लड उसमें से गुजरेगा उसको फ्रिक्शन क्रिएट होगी, जगह तंग हो गई ना, फ्रिक्शन क्रिएट होगी। फ्रिक्शन की वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी अपने आप का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे इसी तरह से बेटे शॉर्ट क्वेश्चन एक और तरह से बन सकता है, हाउ बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय होम्योस्टेसिस। ठीक है, हाउ बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय होम्योस्टेसिस। फिर सुन लें, हाउ बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय होम्योस्टेसिस। तो ये सारा इसका आंसर है। सो दिस रिस्पॉन्स इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर टू सेट पॉइंट। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग भी बेटे इसको साथ साथ नोट्स बनाइएगा। सो हाउ, ये आपके पास सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन अलग आ सकता है, हाउ बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय होम्योस्टेसिस। ठीक है बेटे जी, ये आपका थोड़ा सा आज का था, और ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको भी हम समझते हैं। ये देखें, जब
इंटरनल कंडीशंस हमारी बैलेंस होंगी। ये आपको नज़र आ रही है, एक रॉड सी बनाई, ये बैलेंस है, यानी कि ये होम्योस्टेसिस है। लेकिन अगर ये टेढ़ी होगी यानी कि इम्बैलेंस होगी, तो अब हमने इसको मेंटेन करना है। इम्बैलेंस कब होगा? जब इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाएगा। ये चेंज कौन डिटेक्ट करेंगे? रिसेप्टर। ठीक है, अब ये रिसेप्टर ने जो चेंज डिटेक्ट किया, इसको इन्फॉर्मेशन की सूरत में किसको भेज देंगे? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने उस पर वर्क किया और उसने आगे मैसेज भेज देना इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेगा? रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर टू रिटर्न द कंडीशन के जो नॉर्मल कंडीशन है, इसको दोबारा से इस कंडीशन के अंदर, सीधी कंडीशन के अंदर लेकर आएंगे। सो बेटे, ये हमारा आज का टॉपिक था। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे थे वो भी मैंने आपको बता दी, और ये इसी तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो वो आएगा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन होम्योस्टेसिस एंड इट्स कंपोनेंट। तो उसके अंदर आपने शुरू से लेके एंड तक करना है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपको बनानी होगी। ठीक है बेटे जी, ओके जी, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। एंड इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।